हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 24 मार्च को मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और तेज हवाओं के साथ ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से बदलते मौसम का सिलसिला जारी है, जिससे दिन और रात के तापमान में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में भी असर दिखा सकता है। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में सुबह के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को हल्की सर्दी का एहसास कराया है। कुल मिलाकर मौसम फिलहाल स्थिर नहीं है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और वहीं देश में बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच प्रधानमंत्री ने वाहन चालकों को कार की माइलेज बढ़ाने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि सही समय पर गाड़ी की सर्विसिंग, टायर का प्रेशर बनाए रखना और अनावश्यक इंजन चालू न रखना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों को ईंधन की बचत के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार स्मूथ ड्राइविंग और अचानक ब्रेक लगाने से बचने पर भी माइलेज में सुधार आता है। इन छोटे छोटे उपायों से वाहन मालिक अपनी लागत को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को अनिश्चितकाल तक टालने पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि बिना ठोस कारण के भर्ती प्रक्रिया को लटकाना पूरी तरह से अनुचित है और इससे अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता है। यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा है जो लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बार बार प्रक्रिया टलने से परेशान हैं। कोर्ट ने सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, देश में गैस पाइपलाइन नियमों और एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन एलपीजी की जगह ले सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे घरेलू बाजार भी प्रभावित हो रहा है। सरकार पाइपलाइन नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है, ताकि शहरों में पीएनजी की पहुंच बढ़ सके। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बदलाव और सप्लाई की चुनौती ने लोगों को वैकल्पिक विकल्प की ओर सोचने पर मजबूर किया है। आने वाले समय में गैस उपभोग के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, रूस ने भारत को खाद यानी उर्वरक के निर्यात को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिससे कृषि क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। यह फैसला उस समय लिया गया है जब रूस ने कच्चे तेल पर दी जा रही छूट को भी समाप्त कर दिया है। भारत अपनी कृषि जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर रूस से उर्वरक आयात करता रहा है, जिससे यह निर्णय काफी अहम माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक नीतियों में बदलाव के कारण ये स्थिति बनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत में खाद की कीमतों और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। सरकार अब वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गई है, ताकि किसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर सरकारी दफ्तर लगातार 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं, जिससे कर्मचारियों और आम लोगों को राहत मिलने वाली है। यह अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित कैलेंडर के अनुसार तय किया गया है, जिसमें दोनों प्रमुख धार्मिक पर्व शामिल हैं। हर साल इन त्योहारों पर अवकाश दिया जाता है, लेकिन इस बार लगातार छुट्टियां पड़ने के कारण लंबा ब्रेक बन गया है। इस फैसले से सरकारी कामकाज कुछ दिनों के लिए प्रभावित हो सकता है, खासकर जरूरी फाइलों और सेवाओं में देरी देखने को मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। कुल मिलाकर त्योहारों के चलते प्रशासनिक गतिविधियों में अस्थायी विराम देखने को मिलेगा। और वहीं भारत की सैन्य कूटनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अब रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार ने रक्षा अटैची नेटवर्क में फेरबदल करते हुए नए देशों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान मजबूत हुई है। इसी क्रम में अब भारतीय दूतावासों में रक्षा विशेषज्ञों की भूमिका को और प्रभावी बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की रक्षा नीति को वैश्विक मंच पर नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने अपने मंत्रियों और नेताओं को 1 साल पहले ही सक्रिय होकर जनता के बीच काम करने के निर्देश दिए हैं,
पिछले चुनावों में प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी अब अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहती है। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये तैयारी चुनावी बढ़त हासिल करने की दिशा में अहम कदम है। इससे आने वाले चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, ईरान ने संघर्ष विराम को लेकर अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी हैं, जिसमें अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हटाने और मुआवजे की मांग शामिल है। इसके साथ ही ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की भी बात कही है। मध्य पूर्व में लंबे समय से तनाव बना हुआ है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। हाल के घटनाक्रमों के बाद ये मुद्दा फिर से वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन शर्तों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। अगर समझौता नहीं होता है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सेवा में कार्यरत शिक्षक और टीटीसी के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे उम्मीदवारों का दायरा बढ़ गया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा नियमों में संशोधन के बाद लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। पिछले वर्षों में कई अभ्यर्थी पात्रता को लेकर बाहर रह जाते थे, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस नए बदलाव से हजारों उम्मीदवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है और प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये फैसला शिक्षा क्षेत्र में अवसरों को व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुओं के इलाज को आसान बनाने के लिए 1962 हेल्पलाइन के तहत जीपीएस युक्त पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है, जो घर घर जाकर इलाज करेगी। इस सेवा के तहत बीमार या घायल पशुओं के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और डॉक्टर मौके पर पहुंचकर इलाज करेंगे। राज्य में लंबे समय से पशुपालकों को समय पर इलाज न मिलने की समस्या बनी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए यह पहल की गई है। सरकार ने हर जिले में एम्बुलेंस तैनात करने की योजना बनाई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सुविधा पहुंच सके। इससे पशुधन की सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों को आर्थिक नुकसान से भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह योजना पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। और वहीं मेरठ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपनी मृत मां को जीवित दिखाकर स्टेट बैंक से करीब 44 लाख रुपए की पेंशन निकाल ली। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के जरिए बैंक को लंबे समय तक गुमराह किया। ये मामला तब सामने आया जब बैंक को रिकॉर्ड में गड़बड़ी का शक हुआ और जांच शुरू की गई। पिछले कुछ वर्षों से पेंशन धोखाधड़ी के ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त करने की जरूरत को उजागर किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेठी जिले में रसोई गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जहां उपभोक्ताओं को सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की सीमित आपूर्ति के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से आपूर्ति व्यवस्था में बाधा आने के कारण यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इस संकट से जूझ रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल लोगों को धैर्य रखने और वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रक्षा उद्योग से जुड़े 4 प्लॉटों का आवंटन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई निवेश और निर्माण से जुड़े नियमों का पालन न करने पर की गई है। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरती जा रही है। इन प्लॉटों पर समय पर काम शुरू न होने और तय शर्तें पूरी न करने के कारण ये फैसला लिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आगे भी नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस कदम से अन्य निवेशकों को भी समय पर परियोजनाएं पूरी करने का संदेश दिया गया है। और एक और बड़ा अपडेट, जल जीवन मिशन में लापरवाही के मामले में उत्तर प्रदेश में 26 इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें 12 को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने पाया कि कई परियोजनाओं में काम की गति धीमी है और गुणवत्ता में भी कमी देखी गई है। ये योजना हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसमें पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से इस मिशन में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस कार्रवाई से परियोजना में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मुंबई में दादर रत्नागिरी ट्रेन रद्द होने और दादर गोरखपुर एक्सप्रेस शुरू होने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नाराजगी जताई है। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे की अगुवाई में इस फैसले का विरोध किया जा रहा है और स्थानीय यात्रियों के हितों की बात उठाई गई है। पहले ये ट्रेन रत्नागिरी के यात्रियों के लिए अहम मानी जाती थी, लेकिन अब रूट बदलाव से असंतोष बढ़ गया है। रेलवे के फैसलों को लेकर अक्सर क्षेत्रीय संतुलन और यात्रियों की सुविधा पर बहस होती रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर निर्णय पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जा सकता है। इस पूरे मामले ने रेलवे की नीतियों और क्षेत्रीय राजनीति को फिर चर्चा में ला दिया है।
और वहीं भारत ने अमेरिका की पाबंदियों में राहत मिलने के बाद ईरान से पहली बार एलपीजी गैस की खेप खरीदी है। ये सौदा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, जिससे देश को आपूर्ति में राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान से सीधे गैस खरीद नहीं कर पा रहा था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नरमी आने के बाद ये व्यापार फिर शुरू हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गैस की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। गोरखपुर रेलखंड में भटनी से औरिहार के बीच डबलिंग परियोजना के तहत स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में ये परीक्षण किया गया, जिसमें ट्रेनों को उच्च गति पर चलाकर ट्रैक की गुणवत्ता जांची गई। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रेनों की गति बढ़ाना और यातायात दबाव को कम करना है। पूर्वांचल क्षेत्र में लंबे समय से रेल नेटवर्क को मजबूत करने की मांग की जा रही थी। अब इस डबलिंग के पूरा होने से ट्रेनों की समयबद्धता और आवागमन में सुधार होगा। यात्रियों को जल्द ही तेज और सुगम रेल सेवा का लाभ मिलने लगेगा। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, आगरा में नया रेलवे स्टेशन बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे कैंट स्टेशन पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा। यह परियोजना शहर में बढ़ती यात्रियों की संख्या और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कैंट स्टेशन पर लंबे समय से भीड़ और ट्रेनों के दबाव की समस्या बनी हुई है। नया स्टेशन बनने से ट्रेनों का बेहतर प्रबंधन और यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेलवे विभाग ने इसके लिए स्थान चयन और प्रारंभिक योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह परियोजना आगरा के परिवहन ढांचे को और मजबूत बनाने में मदद करेगी। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण और बेहतर शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा से जुड़े कई अभियान और योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार का दावा है कि अपराध नियंत्रण और जागरूकता कार्यक्रमों से स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई पहल और संसाधनों के विस्तार पर जोर दिया है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।